वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 7th वीडियो कर रहे हैं ऑन राइट्स ऑफ श्योरिटी फ्रॉम आईकेएफ स्टडी टेस्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो श्योरिटी के राइट्स को अगर समराइज किया जाए तो 3 कैटेगरीज में हम देखेंगे। वो राइट्स जो श्योरिटी के पास अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो राइट्स जो श्योरिटी के पास अगेंस्ट क्रेडिटर हैं, और वो राइट्स जो श्योरिटी के पास अगेंस्ट अदर को श्योरिटीज़ हैं जो उसके साथ गारंटी में ज्वाइन करते हैं। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जो राइट्स हैं उसमें राइट ऑफ सब्रोगेशन है और राइट ऑफ इंडेमनिटी है। इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। क्रेडिटर के अगेंस्ट राइट ऑफ सिक्योरिटीज और क्लेम सेट ऑफ का है, और दूसरे श्योरिटीज से कंट्रीब्यूशन क्लेम करने का राइट। सो राइट अगेंस्ट और टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर। राइट ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या है? तो जब एक श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है, आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर। यानी श्योरिटी के पास वो तमाम राइट्स आ जाते हैं जो एक क्रेडिटर के राइट्स होते हैं, विच ही कैन हिमसेल्फ एक्सरसाइज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब वो राइट्स प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट खुद एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे क्रेडिटर के पास राइट होता है कि वो प्रिंसिपल डेटर पे केस फाइल करके अपने पैसे रिकवर कर ले। तो जब श्योरिटी पेमेंट कर चुका होता है तो वो क्रेडिटर की तरह प्रिंसिपल डेटर पर खुद केस फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है। तो राइट ऑफ टू सब्रोगेशन का मतलब है कि वो जो सारे राइट्स क्रेडिटर के थे वो राइट्स अब श्योरिटी के बन जाएंगे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। दूसरा राइट है राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी में ये है कि इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। तो ये एक्सप्रेसली डिसाइड हुआ हो या ना हुआ हो, ये इम्प्लाइड है। एंड द श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर ऑल पेमेंट्स प्रॉपरली मेड अंडर द गारंटी। After the surety makes payment, he is entitled to recover from the principal debtor whatever amount he has paid rightfully, including the amount of interest. अब इसको सिनेरियोस के अंदर इनको कवर करते हैं। सो Zahid borrowed money from Yasir on the guarantee of Wajid and mortgaged his house to Yasir. Zahid failed to pay and Wajid paid. तो देखें, पैसे बोरो किए थे अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ हाउस और गारंटी दी हुई थी एक और पर्सन ने, श्योरिटी ने। तो प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर। प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट के बाद क्या होगा कि पेमेंट करनी पड़ी श्योरिटी को, तो श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, और अब श्योरिटी सारे पैसे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। तो वाजिद एज श्योरिटी कैन इन्फोर्स द मॉर्गेज ऑफ द हाउस। हालांकि मॉर्गेज ऑफ हाउस क्रेडिटर के पास था, लेकिन अब वो श्योरिटी को राइट मिल जाएगा और वो जाहिद के अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ द हाउस को इन्फोर्स करवा सकता है। यानी उसका घर का जो है उसको सेल करके भी अपने पैसे रिकवर कर सकता है। राइट टू इंडेमनिटी को देखते हैं। दो सिमिलर केसेस हैं, थोड़ा सा फर्क है, उसमें हम गौर से देखेंगे। सो बाबर इज इंडेटेड टू सलीम एंड आजम इज श्योरिटी फॉर द डेट। सलीम डिमांड्स पेमेंट फ्रॉम आजम एंड ऑन हिज रिफ्यूजल सोज हिम फॉर द अमाउंट। तो आजम श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेटर का डिफॉल्ट हो गया, तो क्रेडिटर ने पैसे मांगे श्योरिटी से और श्योरिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्रेडिटर ने श्योरिटी पर केस फाइल कर दिया। आजम डिफेंड्स द सूट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो, बट अब रीजनेबल ग्राउंड्स थे मे बी कि कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी जिसमें वाकई कोई लीगल पॉइंट बनता था और उस बेस पर उसने केस को डिफेंड किया, तो डिफेंडेड हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स डू सो। लेकिन स्टिल वो केस को हार गया एंड ही हैड टू पे द डेट विद कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑफ डिफेंस लगी केस को लड़ने में, वो भी कॉस्ट भी लग गई और उसको डेट की अमाउंट भी पे करनी पड़ी। तो वो बाबर से पैसे रिकवर कर सकता है, प्रिंसिपल डेट भी और कॉस्ट भी। अब अगर ये हमारा पहला सिनेरियो था, सेकंड सिनेरियो देखें तो सेकंड सिनेरियो भी काफ़ी हद तक सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है
कि डिफेंस करने के रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं थे और फिर भी उसे पे करना पड़ा, डेट भी और कॉस्ट भी। अब वो बाबर से अमाउंट ऑफ डेट रिकवर कर सकता है, लेकिन कॉस्ट नहीं कर सकता, जो कॉस्ट ऑफ डिफेंस थी, क्योंकि उसे केस डिफेंस करना ही नहीं चाहिए था, एज देयर वॉज नो रियल ग्राउंड फॉर डिफेंडिंग द एक्शन। तो इस सिनेरियो को अगर करें तो ये प्रीवियस सिनेरियो के अंदर सिर्फ इतना चेंज आता है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं हैं केस को डिफेंस करने के, तो अमाउंट ऑफ डेट तो क्लेम हो सकती है, कॉस्ट क्लेम नहीं हो सकती। अब श्योरिटी के राइट्स देखते हैं अगेंस्ट क्रेडिटर। अ श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को दी होती हैं, गारंटी के अलावा भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसे बॉन्ड्स वगैरह हो सकता है रखवाएं। अ श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into. Whether the surety knows of the existence of such security or not, यानी एट द टाइम ऑफ श्योरिटीशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब हुआ, तब वो सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास थी, चाहे उसके बारे में श्योरिटी को मालूम था या नहीं था। एंड इफ द क्रेडिटर लूजेज वो सिक्योरिटी, अगर वो क्रेडिटर गुम कर देता है और विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी पार्ट विद सच सिक्योरिटी, अब उसने श्योरिटी की इजाजत के बगैर वो सिक्योरिटी वापस कर दी, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, फिर उतनी की लायबिलिटी श्योरिटी की नहीं है। तो एक मिसाल हम यहाँ पर अभी ले लेते हैं, आगे सिनेरियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को जो है क्रेडिट पर गुड्स दी हुई थी 50,000 की, 20,000 की, उससे कुछ गोल्ड भी रखा हुआ था उसका अगेंस्ट एज सिक्योरिटी, और पूरे 50,000 की गारंटी ली हुई थी श्योरिटी से। तो बाद में उसने वो गोल्ड जो है वो श्योरिटी की इजाज़त के बगैर वापस कर दिया था और डेटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो अब श्योरिटी उस 20,000 के लिए लाइबल नहीं है, वो रिमेनिंग 30,000 के लिए तो लाइबल है। जितनी की सिक्योरिटी जो है वो क्रेडिटर ने विदाउट द कंसेंट ख़त्म की, उतने के लिए श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। दूसरा है जी राइट टू क्लेम सेट ऑफ। श्योरिटी हैज़ राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ एनी विच द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो अगर प्रिंसिपल डेटर ने भी कोई पैसे क्रेडिटर से लेने थे, तो कोई ऑफसेट होना था, कोई अमाउंट का डिस्काउंट मिलना था या कोई एडजस्टमेंट होनी थी, तो वो श्योरिटी भी ले सकता है। तो जिस तरह से प्रिंसिपल डेटर के साथ उसकी लाइबिलिटी इक्वल है, उसी तरह से उसकी जो एडजस्टमेंट्स के राइट्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो राइट टू क्लेम सेट ऑफ भी होगा। अब इन दोनों राइट्स की हम जो है सिनेरियोस एग्जांपल करते हैं। Qasim advances to Babar his tenant rupees 2,000 on the guarantee of Asim. Qasim has also further security for rupees 2,000 by a pledge of Babar's furniture. Qasim cancels the pledge. अब ये वो प्रॉब्लम वाला पॉइंट है कि जी जहाँ पे उसे नहीं करना चाहिए था, कासिम को, क्रेडिटर को ये काम नहीं करना चाहिए था। बाबर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड कासिम सूज आसिम ऑन हिज गारंटी। अब गारंटी पर केस कर दिया, लेकिन आसिम इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो 2,000 का फर्नीचर था, उतने से आसिम की लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो क्रेडिटर ने लूज कर दी, कैंसिल कर दिया प्लेज, उसको ये प्लेज कैंसिल नहीं करना चाहिए। सेकंड देखते हैं। Shahid, a creditor whose advance to Basit is secured by a decree, court order, receives also a guarantee for that advance from Amjad. Shahid afterwards takes Basit's goods in execution under the decree and then without the knowledge of Amjad withdraws the execution. तो वो जो कोर्ट ऑर्डर था उसकी एग्जीक्यूशन से विड्रॉ कर लेता है, तो ये भी उसे नहीं करना चाहिए था, ये किस्म की सिक्योरिटी है। तो जो श्योरिटी है अमजद, ही वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। तो अगर अमजद की नॉलेज के साथ वो एग्जीक्यूशन से विड्रॉ करता, कंसेंट के साथ करता, तो फिर प्रॉब्लम ना आता, लेकिन उसने क्योंकि विदाउट कंसेंट किया है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और उसके बेस पर अब श्योरिटी की लाइबिलिटी उतने से नहीं होगी। Anis as surety of Burhan makes a bond jointly with Burhan to Chandan to secure a loan from Chandan to Burhan. Afterwards, Chandan obtains from Burhan a further security for the same debt. Subsequently, Chandan gives up the further security. अच्छा, यहाँ पर जो बात है वो है आफ्टरवर्ड्स की और फर्दर सिक्योरिटी की, और गिव अप भी जो किया गया वो किया गया फर्दर सिक्योरिटी को। तो श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज।
वाई नॉट डिस्चार्ज, क्योंकि ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी लूज की है क्रेडिटर ने, वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं थी, वो बाद में ली गई है। तो सारा पॉइंट जो है यहाँ पे डिसीजन चेंज हो रहा है फॉर द रीजन ऑफ आफ्टरवर्ड्स। राइट टू क्लेम सेट ऑफ Ashfaq supplies furniture of 200,000 to Bano on the guarantee of Qasim. Bano claims that some furniture is defective and refuses to pay rupees 20,000. तो ठीक है जी, वो 20,000 की एडजस्टमेंट है। कासिम कैन आस्क फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 20,000 एज वेल। तो अगर बानो डिफॉल्ट करती है, कासिम को पेमेंट करनी पड़ती है, तो कासिम नीड नॉट पे 200,000, ही वुड पे रुपीज़ 180,000। तो वो भी 20,000 की एडजस्टमेंट क्लेम करके, यानी सेट ऑफ करके, जो प्रिंसिपल डेटर ने भी पेमेंट करनी थी तो 2 लाख में से 20,000 को एडजस्ट करके पे करना था। सेम एडजस्टमेंट जो है वो श्योरिटी भी क्रेडिटर के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। एक श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज टू क्लेम कंट्रीब्यूशन व्हेन अ डेट इज गारंटीड बाय 2 और मोर श्योरिटी, दे आर कॉल्ड को श्योरिटी। द को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट एज एग्रीड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट। व्हेन वन ऑफ द को श्योरिटीज मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर, ही हैज अ राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर को श्योरिटी। तो अगर एक शख्स सारी पेमेंट कर देता है तो वो फिर बाद में जो इसका दूसरे को श्योरिटीज है वो भी उनसे ले सकता है। इसके कुछ रूल्स हैं। In the absence of any contract, all co-sureties are liable to contribute equally in case of default by principal debtor. पहला रूल, if co-sureties have agreed to guarantee different sum, then co-sureties are liable to contribute equally, subject to the maximum amount guaranteed by each one. यानी जब तक कि उनकी गारंटी लिमिट खत्म नहीं हो जाती तब तक वो इक्वली ही देंगे, उसके बाद फिर अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी। Where there are co-sureties, a release by the creditor of one of them does not discharge the others, neither does it free the surety so release from his responsibility to the other surety. तो ये पॉइंट तो जो ज्वाइंट प्रॉमिस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था वैसा ही पॉइंट है कि अगर जो है क्रेडिटर किसी एक को रिलीज करता है तो बाकियों की लाइबिलिटी रिलीज ख़त्म नहीं होगी और बाकी जो है उसका उनका राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन स्टिल रहेगा। तो अगर क्रेडिटर किसी एक को रिलीज कर देता है कि जी वो उस पर केस नहीं करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी की लाइबिलिटी खत्म हो गई, बाकी पर वो केस कर सकता है। हाँ, और जब वो बाकी पर केस करके पैसे रिकवर करेंगे तो जिसको क्रेडिटर ने रिलीज किया था वो जो को श्योरिटीज जिन्होंने पेमेंट किया वो उससे क्लेम कर सकते हैं। सो इसको अब सिनेरियोस के थ्रू कवर करते हैं सारे रूल्स को। आसिम, बाबर एंड चीमा आर श्योरिटीज टू दावर फॉर अ सम ऑफ रुपीज 3,000 लेंड टू एहसान। एहसान मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट। आसिम, बाबर एंड चीमा आर लाइबल एज बिटवीन देमसेल्व्स टू पे रुपीज़ 1,000 ईच। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट डिसाइड नहीं हुई भी, तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट सबको इक्वल अमाउंट देनी पड़ेगी। तो तीनों 1,000 की अमाउंट देंगे और मिलकर उन्होंने 3,000 पे करने हैं क्रेडिटर को। सो अब इसी का, ये पहला केस हमने डिस्कस किया, इसी का दूसरा केस डिस्कस करते हैं। सो आसिम, बाबर एंड चीमा आर श्योरिटीज टू दावर फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 1,000 lent to Ehsan, and there is a contract between Asim, Babar and Chima that Asim is to be responsible to the extent of 1/4, Babar to the extent of 1/4, 25%, and Chima to the extent of 1/2, 50%. Ehsan makes default in payment, जो 1,000 की थी. As between the sureties, Asim is liable to pay 250, Babar rupees 250 and Chima rupees 500, और इस तरह करके वो पूरे 1,000 दावर को पे करेंगे। Asim, Babar and Chima as sureties for Davar enter into 3 separate bonds of different amount. अब सबने different amounts जो हैं वो की हुई हैं। Asim for 10,000, Babar for rupees 20,000 and Chima for rupees 40,000. Condition for Davar's duly accounting to Ehsan. अब पहले तो पार्टीज को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। दावर मेक डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 30,000। अब अगर दावर का डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे पार्टीज का हमने ले लिया कि जी 10K, 20K, 40K का उन्होंने गारंटी दी हुई है, और दावर का डिफ़ॉल्ट जो है 30,000 होता है। तो डिफरेंट अमाउंट्स हैं, लेकिन जब तक पैसे जहाँ तक पूरे नहीं होते वहाँ तक इक्वली देने पड़ेंगे। तो तीनों को 10,000 ईच देना पड़ेगा और वो ये पैसे 30,000 की पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को। अगर ये 24,000 होता तो तीनों को 8,000 ईच देना पड़ता।
तो ये हमने फर्स्ट सिनेरियो जो है वो कवर किया। अब हम इसके सेकंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं। तो सिमिलर सिनेरियो है, दावर मेक्स अ डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹40,000, देन आसिम इज लाइबल टू पे 10,000। अब देखें, अब तीनों का अगर इक्वल करेंगे तो 13,333 बनेगा, लेकिन आसिम के तो मैक्सिमम है ही 10,000, तो आसिम को 10,000 पे करने, और बाबर और चीमा अब जो है वो 15,000 ईच पे करेंगे। वो बाकी जो हैं, जो बाकी पैसे बच जाएंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके दरमियान। तो ये पेमेंट इस तरीके से होगी, और फिर इस तरह से ये 40,000 की पेमेंट राइटर को कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो दावर अगर डिफॉल्ट कर देता है 70,000 का, तो आसिम का तो मैक्सिमम 10,000 है, इसी तरह बाबर का मैक्सिमम 20,000 है, और रिमेनिंग जो है वो चीमा को पे करना है। तो सब अपनी फुल अमाउंट पे करेंगे। अब तीनों जो है ना वो डिफरेंट अमाउंट पे कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने डिफरेंट एग्री की थी, और उस हिसाब से पेमेंट करके टोटल 70,000 क्रेडिटर को पे करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।